नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और आज से हम फिर से शुरुआत करेंगे एबीक्यू मेथड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पिछले पिछला जो हमारा लेक्चर हुआ था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप किया था कि आखिर हम इस बारे में बात कर रहे हैं, और वहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई होंगी, बताई होंगी, जैसे कि दो कॉम्प्रिहेंशन का एग्जाम्पल लेकर को बताने का प्रयास किया था कि जो टेल एंड वर्ड्स है, एक्चुअली में उसके मीनिंग जानने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जानते हो, अच्छी बात है, आप आपकी जो नॉलेज है वो इन्हेंस होगी, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए कोई यूज़ नहीं। इसी बात को हम आगे डिटेल में जानेंगे, और बहुत ही जल्द 10-12 लेक्चर्स में ही आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत बेहतर तरीके से जाएंगे, और बहुत ही आसानी से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, जो कि अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा सी सेट को क्वालिफाई करने में, क्योंकि आप जानते ही हैं 27 क्वेश्चंस से ही आते हैं, और लगातार 5-6 वर्षों से 27 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, और आपको क्वालिफाई करने के लिए भी इतने ही क्वेश्चन आफ्टर नेगेटिव टिक करने हैं। तो अगर आप 1 घंटे में 27 के 27 कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, इन केस मान लो कि एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से अगर 3-4 आपके गलत भी हो गए, तो पॉसिबल है, हो सकता है, तो तब भी 1 घंटे में आप 20+ क्वेश्चन सिक्योर कर चुके हो। बाकी के 1 घंटे में 12-15 मैथ रीजनिंग के आराम से सॉल्व कर लोगे और सी सेट क्वालिफाई हो बिना किसी। तो इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम आज प्रॉपर शुरू करते हैं ए बी क्यू मेथड को, आंसर बिफोर क्वेश्चन मत। मतलब कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आपको अंदाजा होगा कि कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस जगह पे मैंने दो खूबियाँ, दो पॉइंट को मैंने पॉइंट आउट किया है। पहला यह कि परिच्छेद पढ़ने के साथ ही आपको संभावित प्रश्नों के पता होते हैं, और दूसरा कि एक भी ट्रिक अथवा टेक्निक याद करने की ज़रूरत नहीं। तो आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे, बस यही दो बातें हम देखेंगे, चर्चा होगी, और इसी की मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। इससे पहले कि ए बी क्यू मेथड पर हम आगे बात करें, देख लेते हैं टेल एंड वर्ड्स को। इन्हीं वर्ड्स पे जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है वो टिका हुआ है। आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहाँ पर इसी को बताया जाता है, अलग अलग टेल एंड वर्ड्स बताए जाते हैं, उसका डेफिनेशन, उसका मीनिंग बताया जाता है, और फिर आपको बताया जाता है कि अगर अजम्पशन पूछ आपको किन बातों का ध्यान रखना है, अगर मैसेजेस पूछा या क्रक्स या इन्फरेंस पूछा जाए तो किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप आंसर तक पहुंच पाओ। तो इतना कुछ आपको याद रखना होता था। इसके अलावा भी बहुत कुछ ट्रिक टेक्निक्स बताए जाते थे। फॉर एग्जांपल कि जैसे एक्सट्रीम वर्ड है, आत्यांतिक शब्द वाले जो ऑप्शन होंगे वो प्रायः गलत होंगे। फॉर एग्जांपल केवल, तभी, सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम, तो इस तरह के प्रायः गलत होते हैं। हमें ये सारे टेक्निक नहीं जानने, प्रायः गलत होते हैं। आप कैसे पता करो कि ये गलत है भी या नहीं, जब तक आप कॉम्प्रिहेंशन को ठीक से रीड नहीं करोगे। ऐसे में क्या होता है ना कि स्टूडेंट वो देखते हैं कि ऑप्शन में केवल लगा है तो उसको एलिमिनेट कर दो, वही सही उत्तर था। ठीक है, हमें इन सभी शॉर्ट्स ट्रिक में नहीं जाना है, और शॉर्ट ट्रिक्स में जाने का कोई मतलब ही नहीं है जब आपको प्रॉपर चीज़ें जो बेस है वो आपको पता है। तो हम इन सभी चीज़ों को नहीं देखेंगे। अगर आपको इनका मीनिंग जानना है, इन सब का मीनिंग जानना है, तो आप देख लो, ये मैंने लिख दिया है इस जगह पे, आप इसको पढ़ सकते हो और भी रिसर्च कर सकते हो, लेकिन यूजलेस है। कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के ये सारी बातें यूजलेस है। देखो, हम जो परिच्छेद पढ़ेंगे तो 3 भाग में बांटकर पढ़ेंगे ए बी क्यू मेथड के तहत। सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन, कि परिच्छेद है क्या, कॉम्प्रिहेंशन है क्या। जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन क्या है, इसके साथ क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे समझना है, यह हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है का इंट्रोडक्शन। दूसरा जो होगा वो होगा पढ़ने का तरीका। जैसे कि अभी तक का जो मेथड है उसमें आपको अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी टीचर का कहना है कि 2 लाइन ऊपर के पढ़ लो, 2 लाइन नीचे के पढ़ लो, वहाँ पे स्टेटमेंट होता है, तो आपको पता चल जाए कि लेखक आखिर क्या सोच रहे हैं। कुछ
जो टीचर है वो कहते हैं कि पढ़ते जाओ और साइड में नोट भी करते जाओ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। कुछ ये बताते हैं कि स्पीड में पढ़ो, तेजी से पढ़ो, ताकि कॉम्प्रिहेंशन को 3 से 4 दफ़ा आप समय रहते पढ़ सको, और ताकि वो समझ में आए। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मली जो स्पीड होती है, जो आपकी स्पीड है नॉर्मल पढ़ने की, उसी स्पीड में पढ़ना है। लेकिन एक ही बार पढ़ने की ज़रूरत होगी, पढ़ने की नहीं होगी। तो हम यहाँ पढ़ने का तरीका जानेंगे कि एक्चुअली में पढ़ने का तरीका क्या है, राइट वे क्या है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी वो होगी विश्लेषण का तरीका। चलो हम समझ जाएंगे कि परिचय क्या है, कॉम्प्रिहेंशन क्या है, उसे पढ़ने का तरीका क्या है। लेकिन इन सब के बाद अगर आप सही सही विश्लेषण नहीं करोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि लेखक आखिर क्या सोचता है, लेखक का क्या विचार है। इसलिए विश्लेषण करने का क्या तरीका होना चाहिए, उस तरीके पे हम लोग बात करेंगे। तो आज मैं शुरू करता हूँ परिचय के साथ, और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्या। अब ध्यान दीजिए, जब भी हम संवाद करते हैं, चाहे बोल कर करें या फिर लिख के करें, या फिर आ, हम अपने माइंड में सोचें किसी विषय पर, जब भी हम संवाद करते हैं, सिंपली आप ले लो कि बातचीत, जैसे मैं अभी आपसे बातचीत कर, आप भी करते हो दिन भर, कई लोगों से, अलग अलग लोगों से बात करते हो, रिश्तेदारों से करते हो, अपने टीचर से करते हो, फ्रेंड से करते हो। तो जब आप बात करते हो, बात करने से जस्ट पहले आप क्या करते हो, इस बात पे हमें ध्यान देना है। आप ही नहीं, मैं क्या करता हूँ, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, बात करने से पहले हर एक व्यक्ति यह सोचता है कि किस पर बात करनी है, किस पर बात करनी है। जैसे इस क्लास को शुरू करने से पहले, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि मुझे लेक्चर किस पर करनी है, आंसर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमें किस पर बात करनी है। ये है टॉपिक। इट मीन्स हम सबसे पहले टॉपिक डिसाइड करते हैं। फिर जब हम टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं, तब हम सोचते हैं कि इस टॉपिक पर क्या बात करनी है, क्या बात करनी है। फिर हम सोचते हैं कि क्या बात कर, ये है विचार। क्या बात करनी है, ये क्या है, विचार। जो टॉपिक आपने निर्धारित की, उस टॉपिक पे जो आपकी धारणा, अवधारणा, संकल्पना, पूर्व धारणा, या हम कह लें कि जो आपके विचार हैं, आप उन्हीं विचार को प्रेषित करेंगे। आप उन्हीं विचार को तो बताएंगे। जैसे कि मेरा विचार क्या है, कि मेरा विचार है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है, उस मेथड से कॉम्प्रिहेंशन को आज तक कोई नहीं सीख पाया है, कोई भी नहीं सीख पाया। लेकिन जो मैंने मेथड इजाद किया है, एबीक्यू मेथड, वो बहुत ही सरल है, और कोई भी इस मेथड के द्वारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझ सकता है, सीख सकता है, उसके प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो ये है मेरा विचार। तो जब आप ये दोनों बातें निर्धारित कर लेते हैं कि मुझे किस विषय पर बोलना है और उस विषय पर क्या बोलना है, उसके बाद कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, उसके बाद आप अपनी बात को रखते हो। इसी तरह से जब हम कुछ लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, या फिर आंसर राइटिंग ही करते हैं, तब भी हम दो बात सोचते हैं कि किस पर लिखना है और उस पर क्या लिखना है। अगर हम अपने दिमाग में कुछ विचार भी कर रहे होते हैं, तब भी हम यही सोचते हैं कि मुझे किस पर विचार करना है और उस पर क्या विचार करना है। अगर हम किसी को इशारे भी करते हैं, तो उसमें भी ये दो बातें होती हैं, एक टॉपिक होता है और उस टॉपिक के पीछे विचार होता है। तो एक्चुअली होता क्या है ना, कि हम जो संवाद करते हैं, तो संवाद करने के बहुत सारे माध्यम होते हैं। हम बोल करके भी कर सकते हैं, लिख करके भी, इशारों से भी कर सकते हैं। एक पेंटर पेंटिंग के माध्यम से भी जो है बातचीत कर सकता है। एक गायक गाने के माध्यम से अपने विचार को प्रेषित करता है। तो बहुत सारे माध्यम होते हैं। इवन मौन रह करके भी अपनी बातों को रखा जा सकता है। जैसे कि ईश्वर के प्रश्न पर बुद्ध मौन हो गए थे, तो मौन होना भी एक माध्यम है। तो हम जो विचार सामने वाले को बताते हैं, उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, विभिन्न माध्यम होते हैं। उसी तरह से ये जो परिच्छेद है, ये परिच्छेद क्या है, एक माध्यम है
अपने विचार को प्रस्तुत करने का, अपने विचार को प्रस्तुत करने का परिच्छेद एक माध्यम है। लेखक ने अपने आप को अभिव्यक्त किया है परिच्छेद के माध्यम। और अभी मैंने बताया कि अभिव्यक्ति से पहले क्या करते हैं, हम एक टॉपिक डिसाइड करते हैं और फिर उस टॉपिक पे जो विचार है उसी को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अभिव्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। हम सभी, चाहे लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, जीवित हो या मृत, हर कोई अपने आप को अभिव्यक्त करता है। और अभिव्यक्ति में दो बातें शामिल होती हैं, टॉपिक और विचार। तो उसी तरह से लेखक ने जब अपने आप को अभिव्यक्त किया परिच्छेद के माध्यम से, तो परिच्छेद लिखने से पूर्व से पहले लेखक ने डिसाइड किया कि मुझे किस टॉपिक पर बात करनी है। ठीक है, फिर फर्दर उसने डिसाइड किया कि इस टॉपिक पे मुझे क्या बात करनी है। तो जो उस टॉपिक पे लेखक की भावना थी, विचार थी, समझ, धारणा थी, उसी को उसने प्रेषित किया है परिच्छेद में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो परिच्छेद में सिर्फ और सिर्फ दो ही बातें हैं, पहला टॉपिक और दूसरा विचार। तो अगर आप परिच्छेद को पढ़ करके उससे कुछ निकालना चाहते हो तो आप वही निकाल सकते हो जो उस परिच्छेद में है। और इस परिच्छेद में दो ही बातें हैं, एक टॉपिक है, दूसरा विचार है, तीसरी कोई बात है ही नहीं। और आपसे क्या पूछा जाता है, कभी अजम्पशन, कभी मैसेज, कभी क्रक्स, कभी इन्फेरेंस, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में तो यही दो बातें हैं जो आप निकाल सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रश्न चाहे जो भी पूछा गया हो उसमें टॉपिक या विचार होना मस्ट है। इसलिए जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो और टॉपिक और विचार को जान जाते हो तो एक्चुअली में आप ढूंढते हो कि किस ऑप्शन में वो विचार है। जिस भी ऑप्शन में वो विचार आपको मिलेगा वही सही उत्तर होगा, चाहे प्रश्न पूर्वधारणा का हो या संदेश का हो या उपनिगमन उपसिद्धांत का हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम समझ गए कि परिच्छेद पढ़ने के बाद हमें यही दो चीज निकालनी है। अब देखो इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं कि करना क्या है। परिच्छेद पढ़ते समय आपको दो ही बातों पर ध्यान रखना है। पहला, कि बात किसकी की गई है। जब इस पर आप ध्यान रखोगे तो आपको पता चल जाएगा बहुत ही आसानी से कि बात किस पर की गई है, ये होगा आपका टॉपिक। तो पहला किस बात पे ध्यान रखना है हमें, कि बात किस पर की गई या बात किसकी की। दूसरा जो आपको प्रश्न पर ध्यान रखना है वो रखना है कि क्या बात की गई। तो एक प्रश्न का ध्यान रखना है कि किसकी बात की गई है और दूसरा कि क्या बात की गई। जब यह प्रश्न आपके दिमाग में रहेगा परिच्छेद पढ़ने के टाइम में, पढ़ते समय, तो आपको इसका आंसर भी सहज ही मिल जाएगा कि किसकी बात की गई और क्या बात की गई। फिर परिच्छेद पढ़ने के बाद भी हम इन दोनों प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे और फिर उसी उत्तर को, उसी भाव को, उसी विचार को हम अलग अलग विकल्पों में ढूंढेंगे। जिस विकल्प में मिलेगा वो हमारा सही उत्तर होगा। तो ये दो बात आप ध्यान रखेंगे, यही हमें ढूंढना है और कुछ भी नहीं ढूंढना। तो इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करना है। एक बात और है, यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय विचार। ये वही है, क्या बात की गई है, किसकी बात की गई है, टॉपिक, और क्या बात की गई है। जैसे ही क्या बात की गई है का आंसर आपको मिलता है, वही है सेंट्रल आइडिया, उसी को कहते हैं केंद्रीय विचार। अगर आपने कहीं और भी कॉम्प्रिहेंशन की क्लास ली है या किताब में पढ़ा है तो वहां पर आप देखोगे कि हर कोई इसकी बात करता है कि सेंट्रल आइडिया को समझने का प्रयास करो। सें- लेकिन सेंट्रल आइडिया को कैसे समझा जाए, इसी के लिए आपको बताया जाता है, अलग अलग टेल एंड वर्ड्स का डेफिनेशन या उसकी मीनिंग को बताया जाता है। ये क्यों बताया जाता है, ताकि आप सेंट्रल आइडिया को समझ पाओ। तो सेंट्रल आइडिया को समझने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ और मौलिक मौलिक तरीका बता रहा हूँ। इसको अगर आप जान लोगे तो ये बहुत ही आसान है और आप आराम से सेंट्रल आइडिया समझ सकते हो। जब आप सेंट्रल आइडिया समझ लेते हो ना,
तो चाहे पूर्व धारणा वाले प्रश्न हो, संदेश या निष्कर्ष या उपनिगमन इत्यादि जो भी प्रश्न हो, उसके उत्तर तक आप आसानी से पहुंच सकते। जैसे एक कॉम्प्रिहेंशन लेते हैं, आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो या हम साथ पढ़ते हैं। देखो, आपको ध्यान क्या रखना है, वही दो बात है। आपको ढूंढनी है टॉपिक, मतलब कि किसकी बात की गई, या दूसरा ढूंढना है आपको विचार या थॉट। क्या ढूंढना है? विचार की क्या बात की गई। तो पढ़ते समय इस बात का आप भी ध्यान रखेंगे कि किसकी बात की गई है और फिर क्या बात की गई। देखो, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि पढ़ने का तरीका क्या है, हम आगे बताएंगे, और विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो जो पढ़ने का सही तरीका है मैं उसी तरीके से पढ़ूंगा, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको समझ में बहुत आसानी से आएगा, और विश्लेषण भी मैं उसी तरीके से करूंगा, जिसको हम आगे क्लास में जानेंगे। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि शिक्षा जीवन में महान बदलाव लाने की भूमिका निभाती है। बात है, खासकर इस तेजी से बदलते और वैश्वीकरण की तेज गति वाले विश्व में। तो आज के संदर्भ में बताया जा रहा है कि शिक्षा जीवन में महान बदलाव लाने की भूमिका निभाती है, खासकर आज के संदर्भ में। विश्वविद्यालय बौद्धिक पूंजी के अभिरक्षक और संस्कृति तथा विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान के प्रवर्तक हैं। अब एक दूसरी बात कह रहा है कि जो विश्वविद्यालय है वो क्या है, एक तो बौद्धिक पूंजी के अभिरक्षक है और संस्कृति तथा विशेषज्ञता पूर्ण ज्ञान के प्रवर्तक हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये बौद्धिक पूंजी, ये संस्कृति और ये विशेषज्ञता पूर्ण ज्ञान, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है शिक्षा के लिए। संस्कृति चिंतन की क्रियाशीलता और सौंदर्य तथा मानवीय भावनाओं की ग्रहणशीलता होती है। अब इसमें खास संस्कृति को पॉइंट आउट किया गया है कि संस्कृति क्या होती है, तो ये होती है चिंतन की क्रियाशीलता होती है, सौंदर्यता मानवीय भावनाओं की ग्रहणशीलता होती है। ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान देना है कि संस्कृति को महत्व दिया गया है या संस्कृति को पॉइंट आउट यहाँ पे किया गया है। विश्वविद्यालय क्या काम करती है? बौद्धिक पूंजी का वो अभिरक्षक है, संस्कृति और विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान के प्रवर्तक है। इनमें से एक संस्कृति पर फोकस किया गया है और कहा गया है कि यह चिंतन की क्रियाशीलता और सौंदर्यता मानवीय भावनाओं की ग्रहणशीलता होती है। ठीक है, केवल बहुत सी जानकारियों से युक्त व्यक्ति ईश्वर की धरती पर सिर्फ एक उबाऊ इंसान भर है। अब कह रहा है कि किसी व्यक्ति को बहुत सारा ज्ञान है, तो ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ बहुत सारा नॉलेज है, इंफॉर्मेशन उसके पास, वो बस क्या है, एक उबाऊ इंसान भर है और कुछ नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कुछ और चीजें जो हैं वो महत्वपूर्ण है, सिर्फ बहुत सारा नॉलेज नहीं। ठीक है, तो वो क्या चीज है, लेखक आगे जरूर बताएगा। ठीक है, अगर उसको नहीं बताना होता तो ये बात वो कहता ही नहीं। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए। अब देखो यहाँ ध्यान दो, लेखक बता रहा है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो लेखक का जो विचार होगा वही तो वो बताएगा। लेखक जो मानता होगा कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो ध्यान देना यही लेखक का विचार है। ये सारी बातें आपको पढ़ने के तरीके और विश्लेषण में पता चल जाएगी। तो हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति तैयार किए जाएं जिनके पास संस्कृति और विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान हो, दोनों हो, है ना। तो अभी देखो जस्ट पहले कॉम्प्रेंशन में क्या लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो बस उबाऊ भर है। तो क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि संस्कृति भी हो व्यक्ति के पास और विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान भी हो। ये नहीं कि सिर्फ विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान हो, बहुत सारा नॉलेज हो, नहीं, साथ में संस्कृति भी होनी चाहिए। ये है लेखक का विचार। आगे कह रहा है कि उनका विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। अब देखो लेखक कह रहा है ना कि ऐसा व्यक्ति तैयार करना चाहिए हमें जिसके पास संस्कृति भी हो और विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान भी हो। तो प्रश्न उठता है ना कि भाई क्यों, इन दोनों का क्या यूज है? तो आगे लेखक उसी का जवाब देगा। तो अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे ना, आपको पता होगा कि आगे लेखक क्या लिख सकता है या कॉम्प्रिहेंशन में आगे क्या लिखा हुआ होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान क्यों चाहिए? आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान, और उनकी संस्कृति उन्हें दर्शन की गहराइयों और कला की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। साथ मिलकर ये मानवीय अस्तित्व को अर्थ प्रदान करेंगे। तो अगर मानवीय अस्तित्व को अर्थ प्रदान करना है तो व्यक्ति में संस्कृति और विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान दोनों होना आवश्यक है। यही तो है विचार लेखक। ठीक है,
शिक्षा पे बात हुई थी। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें संस्कृति और विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान दोनों हो। ये है लेखक का विचार। अब देखो, चूंकि मैं यहाँ पे सही तरीके से पढ़ रहा हूँ और सही तरीके से उसका विश्लेषण कर रहा हूँ, इसलिए आपको मैंने सीधा सीधा बता दिया कि लेखक का विचार क्या है। लेखक का विचार क्या है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें संस्कृति भी हो और विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान भी हो। तो लेखक यहाँ पे क्या बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है? तो लेखक किसकी बात कर रहा है कि शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। लेखक ने इसी की बात की कि शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। और इस पर लेखक ने क्या बात की? तो लेखक ने बात की कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति में संस्कृति और विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान का समावेश हो सके। ये है लेखक का विचार। अब लिटरली आपको क्या करना है? ऑप्शन में जाना है और ढूंढना है कि ये विचार कहाँ है। अलग अलग शब्दों में लिखे गए होंगे, सेंटेंस कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन भाव यही आना चाहिए जो यहाँ लिखा हो। अगर ये भाव आ रहा है तो आपका वही विकल्प सही उत्तर होगा। प्रश्न देखिए। प्रश्न में पूछा गया है पूर्व धारणाएं। कौन कौन सी पूर्व धारणाएं हैं? अब मैंने आपको पूर्व धारणा तो बताई नहीं है कि पूर्व धारणा का मीनिंग क्या होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। वैसे जनरली अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो बताया जाता है पूर्व धारणा का मीनिंग, सिंपल वो ये बताते हैं कि आपको यह जानना है कि लेखक ने लिखने से पहले क्या सोचा। तो मैंने तो आपको बता दिया कि कोई व्यक्ति बोलने से पहले, लिखने से पहले क्या सोचता है। तो लेखक ने लिखने से पहले क्या सोचा, सिर्फ इतना जान लेने से आप कैसे पता करोगे क्या सोचा? मैं इसी तरीके को आपको बता रहा हूँ। क्या सोचा, उसके लिए क्या जरूरी है? पढ़ने का सही तरीका और विश्लेषण का सही तरीका, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमें क्या ढूंढना है। हमें ये विचार ढूंढना है, ये ध्यान रखना। टॉपिक तो पता ही है, शिक्षा का स्वरूप। विचार क्या है? शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए इसमें संस्कृति भी हो और विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान भी हो। इन्हीं बातों को हमें ढूंढना है। अब यहाँ देखो, पहला स्टेटमेंट है कि सुशिक्षित व्यक्तियों से रहित समाज आधुनिक समाज में रूपांतरित नहीं हो सकता। सुशिक्षित व्यक्तियों से रहित समाज आधुनिक समाज में रूपांतरित नहीं हो सकता। A society without well-educated people cannot be transformed into a modern society. अब लेखक सिर्फ इतना कह रहा है कि व्यक्ति में संस्कृति भी हो और विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान भी हो। सुशिक्षा के लिए ये जरूरी है। लेकिन लेखक ये नहीं कह रहा है ना कि सुशिक्षा होगा तभी आधुनिक विश्व का निर्माण होगा, कि हम आधुनिकता की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि लेखक आधुनिकता की कोई बात ही नहीं कर रहा। लेखक सिर्फ बात कर रहा है शिक्षा की, कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए जिसमें संस्कृति भी हो, विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान भी हो। जब ये दोनों होंगे तो उसी को हम कहेंगे सुशिक्षित। तो ये चीज, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें लेखक का विचार नहीं है। ध्यान रखना, ऐसा भी होगा कि लेखक का विचार तो होगा, साथ में कुछ और भी चीजें होंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लेखक का विचार होना चाहिए। अगर विचार के साथ कुछ और भी बातें हैं उसमें तो वो गलत होगा। क्योंकि लेखक के विचार में वो नहीं है। लेखक के विचार में जो है सिर्फ उतना होना चाहिए। तो लेखक के विचार में सुशिक्षित व्यक्ति ये तो है, लेकिन इससे रहित समाज आधुनिक समाज में रूपांतरित नहीं हो सकता। तो आधुनिकता की कोई बात है ही नहीं उसके विचार में। वो इसके बारे में नहीं सोच रहा, वो सुशिक्षा के बारे में सोच रहा है लेखक। तो इसलिए ये इसमें विचार होने के बावजूद जो अलग से चीजें दी गई हैं आधुनिक समाज की, ये लेखक के विचार में नहीं है। आधुनिक समाज में रूपांतरित होने की बात लेखक के विचार में नहीं है, इसलिए ये गलत हो गई। दूसरा देखते हैं, संस्कृति अर्जित किए बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। एग्जैक्टली लेखक यही कह रहा है कि बहुत सारा तुम्हारे पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो बस उबाऊ इंसान हो तुम। में संस्कृति भी होनी चाहिए, सिर्फ विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान नहीं, संस्कृति भी होनी चाहिए। तो संस्कृति अर्जित किए बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं होती, यही बात तो लेखक कह रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। इस आधार पे केवल दो, बी, बी इसका उत्तर होगा, टू ओनली। क्लियर है? समझ ही गए होंगे, बहुत आसान है। अब देखो कि हम विचार जान गए तो कितने आसानी से अपने आंसर तक पहुंच गए। अदरवाइज किसी के आंसर करने में आपको दोबारा तिबारा पढ़ना पड़ेगा, तब भी समझ में नहीं आएगा। और आपने प्रयास किया भी होगा पहले, आप जानते हैं इस बात। अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं। भारत में पिछले दशक अथवा उसके आसपास श्रमिक कृषि से हट रहे हैं।
एक बात कह रहा है कि पिछले दशक और उसके पास आसपास जो है श्रमिक कृषि को छोड़ रहे हैं, ठीक है, परंतु छोड़ तो रहे हैं, परंतु वे केवल निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में, जो कि स्पष्टतः बेहतर रोजगार अवसर नहीं है, जा रहे हैं। छोड़ तो रहे हैं, लेकिन छोड़ के भी कहाँ जा रहे हैं? ऐसी जगह जा रहे हैं जो बेहतर रोजगार का अवसर नहीं है, या बेहतर रोजगार का विकल्प वो नहीं है। तो कृषि छोड़ रहे हैं और छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? ऐसे रोजगार में जो बहुत अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, और वो कहाँ? पंजीकृत या गैर पंजीकृत विनिर्माण में। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है कि पिछले दशक और उसके आसपास जो कृषि श्रमिक हैं, वो कृषि को छोड़ करके दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं, लेकिन वो जहाँ जा रहे हैं वो भी बेहतर नहीं है। बस बस इतनी सी बात। आगे देखते हैं। सेवाएं, जहाँ श्रम की प्रवृत्ति अधिक उत्पादनकारी होती है, का मतलब सेवा का क्षेत्र जो है वो अच्छा जॉब है, लेकिन श्रमिक वहां तो जा नहीं रहे हैं, अच्छे की तरफ तो जा ही नहीं रहे हैं, बेहतर रोजगार की तरफ तो वो जा ही नहीं रहे हैं। आगे कह रहा है कि सेवाएं जहां श्रम की प्रवृत्ति अधिक उत्पादनकारी होती है, अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न नहीं कर रही हैं, जिनकी देश को आवश्यकता है। तो ये बता रहा है कि भाई सेवा क्षेत्र में तो अतिरिक्त रोजगार का अवसर उत्पन्न ही नहीं हो रहा। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि अगर जहाँ पे रोजगार का अवसर ही उतना नहीं है तो वहां लोग कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें पता चली। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। भारत को अगले दशक में लगभग 24 मिलियन नौकरियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, जो नया सेक्टर है, नया सेक्टर जैसे ई व्यापार, रोजगार के अंतर को अधिक से अधिक आधा ही भर पाएगा। अब कह रहा है आगे भविष्य की बात कि भारत को अगले दशक में इतना मिलियन 24 मिलियन नौकरियों की आवश्यकता है, जबकि जो नया सेक्टर है ना, ई व्यापार और रोजगार, ये आधे से अधिक, मतलब आधा ही भर पाएगा, लगभग 12 मिलियन। तो अभी भी 12 मिलियन नौकरियों की आवश्यकता है। तो देखते हैं लेखक उसके लिए क्या कह रहा है। आगे लेखक कह रहा है कि केवल वे सेक्टर जो घरेलू मांग को बढ़ावा देते हैं, जैसे स्वास्थ्य तथा शिक्षा, शेष आधे भाग को सुगमता पूर्वक भर सकते हैं। अब लेखक स्पष्ट कर दिया कि देखो जी, 24 मिलियन नौकरियों की आवश्यकता है, जिसमें जो नया सेक्टर है आधा तो वो भर देगा, जैसे ई व्यापार, रोजगार, और आधे की क्षमता किसमें है? आधे की क्षमता है स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसे जो सेक्टर हैं, वहां पर आधे की संभावना है, पॉसिबिलिटीज है। तो इसका मतलब है कि हमें इन क्षेत्र में नौकरियां सृजित करनी होगी, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, ताकि 24 मिलियन नौकरी जो है उसका निर्माण किया जा सके। क्लियर हो गया? तो लेखक क्या कह रहा है? लेखक कह रहा है कि हमें इन क्षेत्र में नौकरियों का सृजन करना होगा। यहाँ संभावना है कि 12 मिलियन नौकरियां सृजित की जा सकती हैं। अब सृजन की बात आ रही है तो इसका मतलब क्या है? कि इन क्षेत्र में निवेश करना। सिंपल सी बात है, ये बात कह रहा है लेखक कि इन क्षेत्रों में निवेश करो, इसमें संभावना है। आधे नौकरियों की जो व्यवस्था करनी है, उसकी संभावना कहाँ है? उसका सृजन की संभावना कहाँ है? इन क्षेत्र में है, इसलिए इन क्षेत्र में निवेश करो। सिंपल सी बात है। तो लेखक यहाँ पे किसकी बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है? तो विषय क्या है, टॉपिक क्या है, किसकी बात कर रहा है? तो श्रम बाजार में संरचनात्मक चुनौती है। हम देख ही रहे हैं कि कृषि क्षेत्र से जो है लोग उसको छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा उत्पादक नहीं है, बहुत अच्छा व्यवसाय नहीं है, या नौकरियां नहीं है। सेवा क्षेत्र में उतनी क्षमता नहीं है। कुछ जो नए सेक्टर हैं, ई व्यापार वगैरह, उसमें जो है 12 मिलियन तक नौकरियां सृजित करने की क्षमता है, वो कर रहे हैं, वो इतना कर पाएंगे। लेकिन जो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्र हैं, वहां पे संभावनाएं हैं कि वो आधे को तो भर लेगा, इतनी नौकरियां तो वो पैदा कर सकता है। लेकिन इस पर हमें ध्यान देना होगा कि उसकी क्षमता का हम पूरा उपयोग कर रहे हैं, और इसके लिए निवेश करने की जरूरत पड़ेगी। तो लेखक श्रम बाजार में संरचनात्मक चुनौती के बारे में क्या बात कर रहा है? बात यह कर रहा है कि पर्याप्त बेहतर रोजगार की मांग को पूरा करने के लिए, जो कि कॉम्प्रिहेंशन में बताया गया कि 24 मिलियन है, पूरा करने के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार का सृजन होना चाहिए। यही बात कर रहा है लेखक, यही विचार है कि इस क्षेत्र में आप जो है नौकरियों का सृजन करो, ताकि 24 मिलियन
जो ज़रूरत पड़ेगी, जो आवश्यकता पड़ेगी, उसको पूरा किया जा सके। अब इसी बात को, इसी विचार को हमें ढूंढना है अलग अलग विकल्प में, जिसमें मिलेगा वो सही उत्तर होगा। यहाँ देखो, सर्वाधिक महत्वपूर्ण निहितार्थ पूछा गया है। आप छोड़ दीजिए निहितार्थ का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, हमें बस उसी विचार को ढूंढना है। फर्स्ट देखते हैं, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में श्रमिकों का प्रवसन कम करने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। अब देखो, लेखक इस बात को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है कि हमें ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में जो प्रवसन हो रहा है उसको रोकना है। नहीं, लेखक इसकी बात कहाँ कर रहा है, लेखक कर रहा है नौकरियों के सृजन की बात कर रहा है वो। और उसके लिए कहाँ ध्यान देने की बात कर रहा है, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर। वो विचार है इसमें? नहीं है, गलत। बी, निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में कार्य करने की स्थितियों में सुधार लाना चाहिए। अब इसकी भी बात नहीं कर रहा है कि यहाँ पे कार्यकरणों की स्थिति बेहतर है या नहीं है, वो सिंपल सी बात कह रहा है, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करो। स्वास्थ्य और शिक्षा वाले क्षेत्र में नौकरियां सृजन करने की क्षमता है तो वहां पे निवेश करो, नौकरियां सृजित करो, बात खत्म। नहीं है यहाँ पे, तो इसको भी छोड़िए। सी, सेवा सेक्टर बेरोजगारी की समस्या को कम करता रहा है। बात सही है, सेवा सेक्टर बेरोजगारी की समस्या को कम करता रहा है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है जो कि कॉम्प्रिहेंशन में बताया गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा संभावना तो है नहीं नए नौकरियों के सृजन की। और विचार में ये नहीं है, विचार में यही बात है, बस इसी को ढूंढना है हमें। तो लेखक का जोर जिस बात पे है वो बात यहाँ नहीं है, सी भी गलत हो गया। डी देखते हैं, बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में खर्च का बढ़ना आवश्यक है। बात हो गई, लेखक ये तो कह रहा है स्वास्थ्य और शिक्षा यहाँ निवेश करो, क्योंकि ये आधे नौकरियों का सृजन कर सकता है। आधा तो ई व्यापार वगैरह, ई कॉमर्स वगैरह कर ही लेंगे, आधा ये कर सकता है, ये क्षेत्र कर सकता है, इसलिए यहाँ निवेश करो। देखो, यही विचार डी में मिल रहा है कि बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में खर्च का बढ़ना आवश्यक। ये आपका सही, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कोई डेफिनेशन जानने की जरूरत, कोई ट्रिक टेक्निक जानने की जरूरत। अपने नॉर्मल स्पीड में पढ़िए। इतना बड़ा पैसेज जो है, इसको पढ़ने में आपको 1 मिनट ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और 1 मिनट में ही आप समझ जाएंगे कि विषय क्या है, विचार क्या है। हम आगे और भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये काम जल्दी हो जाएगा। और जैसे ही विचार का पता चला तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट और आपको लग जाएगा सभी ऑप्शन पर जाने में, और आपको उत्तर मिल जाएगा। तो मैक्सिमम 2 मिनट आप सही उत्तर तक पहुंच चुके। और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। भारत में प्राधिकारी मानसून ऋतु में जलाशयों में अधिकतम जल संचय करने की कोशिश करते हैं। इसे गर्मी के महीनों में सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एक स्टेटमेंट है, सामान्य स्टेटमेंट, कि जो प्राधिकारी हैं वो क्या करते हैं, मानसून ऋतु में जलाशय में ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक जल संचय करने का प्रयास करते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं, ताकि जो गर्मी का सीजन चले, जब गर्मी के महीनों में, तो सिंचाई की जा सके और जो विद्युत उत्पादन किया जा सके। ठीक है, देखो, आगे पढ़ने से पहले जो बात इसने कही इसका अर्थ समझो क्या है, कि प्राधिकारी ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी जरूरत है गर्मियों में किसकी, सिंचाई की और विद्युत उत्पादन की। तो ये हमारी नीड है। हम अपने नीड के कारण, जो हमारी परम आवश्यकता है, उसी के कारण जो हमारे प्राधिकारी हैं वो मानसून सीजन में अधिक से अधिक जल संचय करने का प्रयास करते हैं। कहाँ, जलाशयों में, बांध बांध बना करके। ठीक है, आगे देखो, मानसून ऋतु आने के समय जलाशय में जल को एक निश्चित स्तर से नीचे बनाए रखना एक अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकार्य प्रथा है। अब अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकार्य प्रथा क्या है, कि मानसून आने से पहले आप जलाशयों में एक निम्न स्तर बना के रखो, एक निश्चित स्तर बना के रखो। उसका कुछ पैमाना सेट किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कि मानसून आने से पहले आपको जलाशयों में एक जो है निश्चित स्तर सुनिश्चित करके रखना होगा। क्यों, क्योंकि बारिश जब आएगी तो भरेगा ना, तो उसमें उतना जगह होना चाहिए, उतना स्पेस होना चाहिए। और नहीं तो क्या होगा, बांध टूटने का खतरा होगा और उससे आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। तो इसलिए एक विश्व स्तर पर
जो है एक मानक बनाया गया है एक सुनिश्चित स्तर जलाशयों में रखने के लिए, और कब? मानसून आने से पहले। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मानसून की बरसात, देखो जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे वो आगे लिखा हुआ है, सही ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मानसून की वर्षा होती है तो अतिरेक वर्षा जल के संचय के लिए जगह हो तथा जल को नियंत्रित रूप में छोड़ा भी जा सके। क्लियर? अब आगे कह रहा है लेखक, परंतु यहां तक तो बात सही है, लेकिन लेखक का मुद्दा क्या है, लेखक क्या सोच रहा है? परंतु प्राधिकारी, जो ऊपर में बात की गई है, प्राधिकारी मानसून के समाप्त होने से पहले ही जलाशयों में अधिक से अधिक जल संचय कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि मानसून समाप्त होने से पहले ही जलाशयों में अधिक से अधिक जल संचय कर लेते हैं, और फिर बारिश होगी तो तब तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, डैम टूट सकता है, बांध टूट सकता है। मुद्दा तो ये है लेखक का। कह रहा है कि जिससे अधिक विद्युत उत्पादन में सिंचाई सुनिश्चित की जा सके, तो आखिर प्राधिकारी ऐसा क्यों करते हैं कि मानसून समाप्त होने से पहले ही जो है अधिक से अधिक जल इकट्ठा करके रख लेते हैं? क्योंकि हमारी नीड है, हमें विद्युत उत्पादन सिंचाई को सुनिश्चित करना है मानसून के बाद भी। तो ये हमारी नीड है जिसके वजह से हम अंतर्राष्ट्रीय मानक का उल्लंघन करते हैं और इससे हम खतरे में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि लेखक ने किसकी बात की है और उस बारे में लेखक ने क्या बात की है। तो लेखक किस विषय पर बात कर रहा है? लेखक बात कर रहा है कि भारत में मानसून के दौरान जलाशयों में जल स्तर प्रबंधन की। लेखक कह रहा है ना कि भाई एक विश्व मानक है, वो मानक इसलिए रखा गया है ताकि मानसून के समय जलाशय में अतिरिक्त जल इकट्ठा करने का जगह हो, कितना स्पेस हो। लेकिन भारत के जो प्राधिकारी हैं वो उसके विपरीत काम कर रहे हैं, वो अधिक से अधिक जल इकट्ठा करके रखते हैं मानसून समाप्त होने से पहले ही। तो यहाँ पे जलाशयों में जल प्रबंधन स्तर के बारे में लेखक बात कर रहा है, और उस बारे में लेखक यह बात कर रहा है कि अधिकतम जल संचय करने की प्रवृत्ति से जल संचयन के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती और पानी को नियंत्रित तरीके से छोड़ने की समस्या उत्पन्न होती है। और ऐसा क्यों कर रहा है भारत का प्राधिकारी? क्योंकि उसको सुनिश्चित करना है सिंचाई और जल विद्युत। इसका मतलब है कि सिंचाई और जल विद्युत पे हमारी निर्भरता है, तभी तो हम इसको सुनिश्चित करना चाहते हैं और वैश्विक मानक का उल्लंघन कर रहे हैं। क्लियर? अब इसी विचार को आपको ढूंढना है, चलिए ढूंढते हैं। स्टेटमेंट वाले में है, देख लेते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है कि जल, क्वेश्चन पूर्व धारणा है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा आंसर तब भी आएगा। पहला, जलाशयों में अधिकतम जल संचयन में होने वाले भारी जोखिम जल शक्ति परियोजनाओं पर हमारी अत्यधिक निर्भरता के कारण है। बिल्कुल, प्राधिकारी इसी कारण तो कर रहे हैं, सिंचाई और जल विद्युत परियोजना उस पर हमारी निर्भरता है, तभी तो हम वैश्विक मानक का उल्लंघन कर रहे हैं। तो लेखक का जो विचार है पूरा का पूरा संपूर्ण विचार स्टेटमेंट 1 में है, इसलिए ये सही है। सेकंड देखते हैं, बांधों की संग्रहण क्षमता का मानसून ऋतु के पूर्व अथवा दौरान पूर्ण उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्या ये बात सही है? लेखक यही तो कह रहा है। वैश्विक मानक क्यों बना हुआ है? वैश्विक मानक इसलिए बना हुआ है ताकि उसमें अतिरिक्त जल संचय करने का मानसून के समय जगह हो। तो बांधों की संग्रहण क्षमता का मानसून ऋतु के पूर्व अथवा दौरान पूर्ण उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, उसमें थोड़ा सा जगह खाली रखना चाहिए। तो ये बात लेखक के विचार में है। थर्ड देख लेते हैं, भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए बांधों की भूमिका को कम करके आंका गया। बिल्कुल, बाढ़ नियंत्रण के लिए बांधों की भूमिका को कम करके आंका गया, तभी तो अधिक अधिक से अधिक जल संचय करने का प्रयास किया जाता है। सिर्फ यह ध्यान रख करके कि सिंचाई और जल विद्युत जो हमें चाहिए उसको सुनिश्चित करने के लिए यह काम किया जाता है। तो इससे हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि बांधों की जो भूमिका है बाढ़ नियंत्रण करने में, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो बिल्कुल बात सही है। तो पहला भी सही है, इसमें भी लेखक का विचार है, इसमें भी लेखक का विचार है, इसमें भी लेखक का विचार है, तो आंसर हो गया डी। अब देख रहे हो तीनों में लेखक का विचार है, एक ही विचार। यह विचार जो है यह तीनों में है, अलग अलग तरीके से लिखा गया है, भाव वही आ रहे हैं हर बारी। स्टेटमेंट फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी, तीनों में एक ही भाव आ रहा है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, एक ये परिच्छेद को देख लेते हैं।
और यहाँ भी हम उसी बात को जानेंगे कि क्या है विचार, मतलब टॉपिक क्या और विचार क्या है, किसके बारे में बात की गई है, बारे में क्या बात। तथा कथित धार्मिक संप्रदायों के संबंध में यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का आकलन करने के लिए कहा जाए तो धर्म के रूप में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो गलत हो। एक बात कहा लेखक, क्या कि तथा कथित धार्मिक संप्रदायों के संबंध में अगर उसके प्रत्येक व्यक्ति को कहा जाए कि भाई खुद के धर्म का आकलन करो तो उनको सब चीज अच्छा अच्छा लगेगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी जो गलत हो, सारी बातें सही लगेगी। ये एक बात कही। अब लेखक आके कह रहा है किंतु यदि वे एक दूसरे के धर्म का आकलन करते हैं तो धर्म के रूप में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो सही हो, और इसलिए धर्म के संदर्भ में संपूर्ण विश्व सही है या संपूर्ण विश्व गलत। अब लेखक दूसरी बात कह रहा है कि किंतु अगर इनको कहो ना एक दूसरे के धर्म का आकलन करने के लिए, कोई बात ऐसी नहीं होगी जो सही हो। और इस संदर्भ में देखा जाए धर्म के संदर्भ में तो पूरी विश्व या तो सही है या गलत। संपूर्ण विश्व, जैसे संपूर्ण विश्व अपने धर्म का आकलन कर रहा है तो सब सही सही लग रहा है, तो पूरा विश्व सही। और पूरा विश्व अगर एक दूसरे के धर्म का आकलन कर रहा है तो सब गलत लग रहा है, तो पूरा विश्व गलत। ठीक है, यही कहने का अर्थ। तो इस पूरे ही कॉम्प्रिहेंशन में लेखक ने किसकी बात की है और क्या बात की है, तो ध्यान दो। तो लेखक ने यहाँ किसकी बात की है, तो तथा कथित धार्मिक संप्रदायों के व्यक्ति की बात की गई है। और अगर गहराई से इस पर ध्यान दोगे तो लेखक यहाँ बात कर रहा है तथा कथित धार्मिक संप्रदायों के व्यक्ति की प्रवृत्ति की, कि उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है। और उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है इसका दो एग्जाम्पल दिया लेखक ने। एक तो यह कि खुद के धर्म का अपने धर्म का आकलन करते हैं तो उनको सब सही लगता है, और दूसरा उनकी प्रवृत्ति का एग्जाम्पल दिया कि जब वो एक दूसरे के धर्म का आकलन करते हैं तो सब गलत लगता है। बस यही दो बात है। अब यहाँ पे, और चाहो तो नोट कर लेना आप लोग, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है किंतु। अब बताता हूँ ये कैसे है। आप कोई भी सेंटेंस अपने मन में सोच लो अपने बारे में जो आप मुझे बताना चाहते, कोई भी एक सेंटेंस, लेकिन ध्यान रहे कि उस सेंटेंस में लेकिन वर्ड होना चाहिए, लेकिन या किंतु परंतु जो आप लगा सको, लेकिन किंतु परंतु या फिर भी। जैसे एक सेंटेंस में बनाता कि मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता था लेकिन आज मैं एक शिक्षक। ये एक सेंटेंस हो गया कि मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता था लेकिन आज मैं एक शिक्षक हूं। अब इस सेंटेंस में दो बातें हैं। पहला कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, और दूसरी बात क्या है, आज मैं एक शिक्षक। इसी तरह से एक सेंटेंस आप बना लो। अब आप ध्यान दो कि आप जो बताना चाहते हो वो बात लेकिन या किंतु परंतु के बाद है, उससे पहले नहीं। जैसे मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ इस सेंटेंस के माध्यम से कि मैं अभी एक शिक्षक हूँ, मैं यह बताना चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता। अगर मुझे यह बताना होता कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता था तो मैं इस सेंटेंस को इस तरह से बोलता कि आज तो मैं शिक्षक हूँ, मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन मैं क्रिकेटर बनना चाहता। लेकिन यहाँ पे मेरा सेंटेंस क्या है, मैंने आपको कैसे बताया कि मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता था लेकिन आज मैं एक शिक्षक हूँ। तो इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं आज शिक्षक हूँ, आज मैं शिक्षक हूँ। ठीक है। तो जब भी लेकिन किंतु परंतु जैसे वर्ड का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस बनाते हो तो आपके जो विचार हैं वो ऐसे शब्दों के बाद आता है। तो लेखक का विचार आप देखो कह रहा है कि जब उन्हें अपने धर्म का आकलन करने का हो तो सब बात ठीक लगती है, सब सही होता है, तो मैटर तो कुछ है नहीं, मुद्दा तो कुछ है नहीं, इशू तो कुछ नहीं है। किंतु अब आएगा इशू, किंतु यहाँ है लेखक का मुख्य विचार। लेखक ये बताना चाह रहा है आपको कि जब ये एक दूसरे का धर्म का आकलन करते हैं तो सब बुरा बुरा लगता है। ठीक है, तो यही है लेखक का मुख्य विचार, तो हमें ध्यान पे ये रखना है। तो लेखक का जो यहाँ पे विचार है, सबसे पहले लेखक ने सोचा कि मुझे किसके बारे में बात करनी, तो लेखक ने किसके बारे में बात की है, तथा कथित धार्मिक संप्रदायों के व्यक्तियों की प्रवृत्ति के बारे में बात की है। और उसके बारे में क्या बात की है, उसके बारे में यह बात की है कि जब ये एक दूसरे का धर्म का आकलन करते हैं तो इन्हें सब गलत लगता है। बस यही। ठीक है, अब हम इसके आंसर में जाते हैं। इसमें देखो, जब ये 2021 का ही प्रश्न है, जब यह प्रश्न आया था तो सारे कोचिंग वाले ने
इसका उत्तर दिया था डी, ए, कि लोग अपने धार्मिक संप्रदाय को नहीं समझते। लोग अपने धार्मिक संप्रदाय को नहीं समझते। अब इसका आंसर डी क्यों दिया? तो इसके पीछे लॉजिक है, कुछ तथ्य हैं, वो तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर डी है नहीं, लेकिन सारे कोचिंग वाले ने इसका आंसर डी दिया था। तो क्यों दिया था, क्या लॉजिक था, क्या समझ थी उनकी कि उन्होंने डी बताया? तो मैं वो लॉजिक को बता रहा हूँ। पहला ये है कि कॉम्प्रिहेंशन कह रहा है ना कि जब सभी व्यक्ति अपने धर्म का, खुद के धर्म का आकलन करते हैं तो सब सही सही लगता है। यहाँ पे फैक्ट ये है कि कोई भी धर्म हिंसा करने नहीं कहता, कोई भी धर्म दूसरे धर्म की बुराई करने नहीं कहता, झगड़ा करने नहीं कहता। तो अगर आप अपने धर्म का ठीक से आकलन करोगे तो आप अपने धर्म के मैसेज को भी समझ पाओगे। और अगर आपने ठीक से आकलन किया है और आपने सही में अपने धर्म के मैसेज को जाना है, तो वो तो कहता है ना किसी और की बुराई ना करो, तो आप दूसरे धर्म की बुराई कैसे कर सकते हो? और अगर आप दूसरे धर्म की बुराई कर रहे हो या दूसरे को चोट पहुंचा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप अपने धर्म को नहीं समझते। तो लोग अपने धार्मिक संप्रदाय को नहीं समझते। ये हुआ एक लॉजिक। अब दूसरा लॉजिक समझिए, दूसरा तर्क दे रहा हूं मैं कि ये भी फैक्ट है कि सभी धर्म के गुरुओं ने ये एक्सेप्ट किया है कि उनके धर्म में कुछ ना कुछ कमी है। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसके धार्मिक गुरु ने कहा हो कि नहीं जी हमारे धर्म में तो कमी है ही नहीं। हर एक धर्म के धार्मिक गुरुओं ने यह कहा है कि हाँ हमारे भी धर्म में कमी है, और आपको भी पता है कि आपके धर्म में कमियां हैं। बहुत सारी कमियां जो पहले थी उसे दूर कर दिया गया, जैसे एक सती प्रथा भी आपने सुना होगा, वो अब नहीं है समाज, लेकिन वो कमी तो थी। और इस तरह के बहुत सारी। तो जब आपके अंदर खुद ही कमी हो तो आप दूसरे की कमी को कैसे उजागर कर सकते हैं, जब तक आप अपनी कमियों को दूर नहीं कर लेते? तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने धार्मिक संप्रदाय को समझते ही नहीं। हम समझते या धर्म को समझते, हमें पता होता है कि उसमें कमी है, तो उस आधार पे आंसर हो जाएगा इसका डी। और कहा गया सर्वाधिक तर्कसंगत, मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन। तो यहाँ तो दो दो तर्क आ रहा है ना, तो ये मोस्ट लॉजिकल लग तो रहा है, लेकिन ये है गलत। ये है गलत। अब एक साल बाद यूपीएससी ने इसका आंसर दे दिया सी। अब आपको यही जानना है कि ये गलतियां आपसे ना हो, तो सही विश्लेषण क्या होगा वो जानना है। और वही मैं बता रहा हूँ कि लेखक ने पहले एक टॉपिक निर्धारित किया और उस टॉपिक पे जो लेखक विचार था उसी। अब लेखक का यहाँ विचार क्या था हमने पहले ही देखा। किंतु जब एक दूसरे के धर्म का आकलन करते हैं तो बुरा बुरा बोलते हैं। तो बताओ कि मैंने आपके धर्म की बुराई कर दी और आपने मेरे धर्म की बुराई कर दी, तो परिणाम क्या निकलेगा? हम दोनों के झगड़े होंगे, ऑब्वियसली झगड़े होंगे, एकता नहीं होगी। और ये झगड़ा कहाँ निहित है? उस धर्म में, क्योंकि मैंने आपकी बुराई नहीं की और आपने मेरी बुराई नहीं की। मैंने आपके धर्म की बुराई की और इस वजह से आपको गुस्सा आया। वो गुस्सा कहाँ निहित था? उस धर्म में। और आपने मेरे धर्म की बुराई कर दी या धार्मिक संप्रदाय की बुराई कर दी और मुझे गुस्सा आया, तो गुस्सा कहाँ निहित है? धर्म में। तो आंसर क्या आ रहा है? धार्मिक संप्रदायों में मनुष्य की एकता की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। अब वापस से कॉम्प्रिहेंशन में चलते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पे जाननी है। जो कॉम्प्रिहेंशन में देखेंगे, बस ये देखेंगे कि हम जो दैनिक जीवन में जिस भाषा का उपयोग करते हैं, जिस तरह का व्यवहार करते हैं, और उस खास समय में किए गए खास व्यवहार या खास समय में किए गए खास बातों का एक खास अर्थ हो। तो हमें अपने दैनिक जीवन में जाके झांकना है और वहां से सीखना है कॉम्प्रिहेंशन। जो दैनिक जीवन में करते हैं वो आदतन करते हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो हम करते हैं वो आदत के अनुसार करते हैं, इसलिए हमारी अवेयरनेस कहीं छिप जाती है। हम उन कार्यों के प्रति या जो हम बोलते हैं उसके प्रति अवेयर नहीं रहते हैं। अब आप धीरे धीरे अवेयर हो जाओ। लेख जैसे कि यहाँ पर एक बात थी किंतु, तो हम दैनिक जीवन में जब किंतु परंतु लेकिन बोलते हैं तो उसके बाद ही हमारा विचार होता है। अब देखो वही अप्लाई यहाँ हो। अब यहाँ ध्यान दो कि लेखक ने तथाकथित धार्मिक संप्रदायों के व्यक्ति की प्रवृत्ति की बात की है और प्रवृत्ति का दो एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है। हम भी हर दिन बातचीत के क्रम में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देते हैं। आप जो
ऐसे लिखते हो वहां पर भी एग्जाम्पल देते हो। एग्जाम्पल हम देते ही क्यों हैं? एग्जाम्पल हम देते हैं अपनी बात की पुष्टि करने के लिए। कोई भी बात जो हम स्टेटमेंट के फॉर्म में कहते हैं उसकी पुष्टि करने के लिए हम एग्जाम्पल देते हैं। जब आप आंसर राइटिंग करते हो और कोई बात बता रहे होते हो तो आप वहां पर एग्जाम्पल देते हो अपनी बात की पुष्टि करने के लिए। तो अगर मान लो कोई स्टेटमेंट दिया गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये स्टेटमेंट है कि अभी मणिपुर घूमने जाना खतरे से खाली नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है। अब इस बात की पुष्टि करने के लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हो, एक उदाहरण दे सकते हो। भाई अभी देखो 4 दिन पहले ही वहां पे दो समुदाय आपस में भिड़ गए और वो लगातार ऐसा हो रहा है कुछ कुछ दिनों पर। और उसमें कई लोग जो हैं जो निर्दोष थे जिनको कोई मतलब नहीं था वो मारे गए। ये आपने एग्जाम्पल दिया किस लिए? अपनी स्टेटमेंट या जो आपने बात कही उसकी पुष्टि करने की। तो जब हम एक स्टेटमेंट देते हैं, कोई बात कहते हैं, तो उसकी पुष्टि करने के लिए उदाहरण देते हैं। लेखक ने यहाँ पे उदाहरण दिया है। अब आपके पास यहाँ उदाहरण तो है लेकिन लेखक का स्टेटमेंट नहीं है। लेखक का स्टेटमेंट नहीं है। तो इस उदाहरण से हम स्टेटमेंट तक कैसे पहुंचे? तो जैसे हम अपने दैनिक जीवन में पहुंचते हैं वैसे ही पहुंचेंगे। जैसे कि जैसे आ, आप मान लो कि अपने दोस्तों के साथ खेलने गए, वहां पे झगड़ा हो गया और मारपीट में आपका शर्ट फट गया। अब आप आए घर और पिताजी आपको मारने लग गए कि तुम बहुत बदमाश हो गए हो। अब आपकी पिटाई करते हुए पिताजी ने एग्जाम्पल दे दिया आपके बड़े भाई का या आपके कजन का या आपके फ्रेंड का कि देखो उसको। यहाँ पे पिताजी एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो उसको। अब इस एग्जाम्पल देने का मतलब क्या है? पिताजी क्या कहना चाहते हैं? पिताजी आपको परिणाम बताना चाहते हैं, रिजल्ट, कि देखो उसको, वो तुम्हारी तरफ बदमाशी नहीं करता इसलिए आज उसको ये दिन देखना नहीं पड़ रहा। तो अगर तुम भी बदमाशी नहीं करोगे तो तुम्हें भी पिटाई नहीं लगेगी, तुम्हारे सट नहीं फटेंगे और पिताजी से मार। तो पिताजी जब एग्जाम्पल दे रहे थे तो एक्चुअली में एग्जाम्पल देते जब हम हैं तो हम परिणाम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मणिपुर वाला स्टेटमेंट, उसमें एग्जाम्पल दिया कि देखो अभी कुछ दिन पहले ही दो समुदाय आपस में भिड़ गए और इस वजह से कई निर्दोष लोगों की भी जान गई। तो हम यहाँ पे एक्चुअली में परिणाम रिजल्ट बताना चाह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ना ये बहुत खराब सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में मणिपुर मत जाओ। ये है उसका परिणाम। तो यहाँ पे लेखक ने दिया उदाहरण। उदाहरण क्या दिया कि एक दूसरे के धर्म का जब आकलन करते हैं तो सब बुरा बुरा बोलते हैं, तो इसका परिणाम पे हमें जाना है जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि इससे दोनों में नफरत आएगी, झगड़ा होगा, दुश्मनी होगी, एकता नहीं होगी, एकता कायम नहीं रह सकेगी। तो यही उसका परिणाम। और जब आप इसको ढूंढोगे तो इसी में है उसका परिणाम। इस धार्मिक संप्रदायों में मनुष्य की एकता की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। ये है सही उत्तर। अब ये सही है, बाकी ए बी सी जो है ये गलत है, डी जो है वो गलत है। ये गलत है। एक ही उत्तर हमेशा सही होगा, इसलिए सर्वाधिक तर्क संगत जो ये शब्द है ना, इस शब्द का कोई मीनिंग नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता। ये सर्वाधिक सी जो है ये सर्वाधिक तर्क संगत नहीं है, ये अकेला सही है। सर्वाधिक तर्क संगत का मतलब क्या है कि तार्किक तो ये भी है, तार्किक ये भी है और तार्किक डी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा तार्किक सी है नहीं। आपने देखा कि सी अकेला सही है, सबसे ज्यादा तार्किक नहीं है। जिसको तैरना नहीं आता है वो पानी में डूब ही जाएगा। तो क्या इसको आप तार्किक कहोगे? नहीं, ये सही है। को तैरना नहीं आता है वो पानी में डूब ही जाएगा, ये बात सही है, ये तार्किक नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? सी। और ये सर्वाधिक तार्किक नहीं है, ये अकेला सही है। और जब कोई एक ही विकल्प अकेला सही होगा तो आज हम उसका उत्तर आसानी से जान सकते हैं जो यूपीएससी 1 साल बाद देगा। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी कुछ किसी और ऑप्शन को तार्किक मान ले, नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही उत्तर सही है, यूपीएससी उसी उत्तर को 1 साल बाद देगा जो आज आप निकाल चुके हो अगर आप सही तरीका जानते हो तो। ये जो ना सर्वाधिक तर्क संगत, ये बस प्रश्न पूछने का एक तरीका है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है? जैसे मैंने बताया कि पूर्व धारणा और संदेश ये सब जो पूछा जाता है इसका कोई मीनिंग नहीं है,
उसी तरह से सर्वाधिक तर्कसंगत का भी कोई मीनिंग नहीं है, बस ये पूछने का तरीका है। जब मैं विश्लेषण बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि आखिर तर्क है क्या और क्यों यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है। अभी तो आप थोड़ा समझ ही गए, क्योंकि एक ही उत्तर सही है, ये सर्वाधिक तार्किक नहीं है, ये अकेला सही है, तो इसको सर्वाधिक तार्किक कहना सरासर गलत हो। ये अकेला सही है। आप कहेंगे कि सूर्य पूरब से निकलता है तो आप कहोगे सही है। आप नहीं भी कहोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वो उधर से ही निकलेगा। आप कहोगे हाँ सर्वाधिक तार्किक बात कह रहे हो या तार्किक बात कह रहे हो, क्या फर्क पड़ता है, वो तब भी वहीं से निकलेगा। और अगर आप कहोगे कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तब भी उसको क्या फर्क पड़ता है, उधर से ही निकलना है उसको, क्योंकि ये सत्य है। ठीक है, तो आज हमारी क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे कि पढ़ने का तरीका क्या है, और उस समय भी मैं कुछ कॉम्प्रिहेंशन साथ में प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर आगे बढ़ेंगे, तब हम अंतिम में विश्लेषण पे पहुंचेंगे, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के कई सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और हम अलग अलग चीज़ों को जान पाएंगे। जैसे आज मैंने आपको उदाहरण वाली बात बताई और लेकिन किंतु परंतु वाली बात बताई, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, हर दिन करते हैं, बस हम उसके लिए अवेयर नहीं है। तो जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ती जाएगी, आप अवेयर हो जाओगे कि आप अपने दैनिक जीवन में किस तरह के व्यवहार करते हो और कैसी बात बोलते हो। वहीं से ये कॉम्प्रिहेंशन बनता है, क्योंकि वैसी ही बात कॉम्प्रिहेंशन में की गई होती है। कॉम्प्रिहेंशन का जो लेखक होता है, वो लेखक भी हमारे बीच का ही है, और वो आप ही के भाषा में आपसे बातचीत कर रहा है। तो हमारे बातचीत करने का जो तरीका है, जो उसकी विशेषता है, उसी विशेषता का उपयोग लेखक भी कर रहा है। तो हमें कोई ट्रिक टेक्निक डेफिनेशन की जरूरत नहीं, इतना ही।